हेलो दोस्तों, ये मैराथन क्लास होने वाली है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 की कंप्लीट क्लास ये होने वाली है, जिसमें एनईपी 2020 को लेकर के सभी महत्वपूर्ण बातों को इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। पहली बात आपको यहाँ पर समझनी है कि ऐतिहासिक जो परिदृश्य जो शिक्षा नीति शुरुआत करेगी, तो उसका उद्देश्य क्या था? समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने को लेकर के। यहाँ पर जो बात रही कि प्रथम जो शिक्षा नीति थी वो 1968 में प्रथम शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति जिसमें अपडेट हुआ वो 1986 में, फिर इसमें 1986 वाली में संशोधन हुआ, संशोधन शिक्षा नीति 1992 में, फिर यहाँ पर आई निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 2009 वाली। इसके बाद में अब जो लेटेस्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अपन बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि को लेकर के। पहले सबसे आपको ध्यान रखना है कि जून 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय टी एस आर सुब्रमण्यन एवं पूर्व कैबिनेट सचिव ने की थी। जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 31 मई 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की मसौदा प्रस्तुत करी। राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 जारी करी। इन सारी रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद में नई शिक्षा नीति जो है इसको 27 अध्याय 4 भागों में विभक्त किया गया है। भाग 1 में स्कूल शिक्षा को लेकर के बात हुई है, भाग 2 में उच्चतर शिक्षा को लेकर के बात हुई है, भाग 3 में अन्य केंद्रीय विचारणीय जो मुद्दे हैं उनको लेकर के बात हुई है, भाग 4 में क्रियान्वयन की रणनीति को लेकर के यहाँ पर बात हुई है। तो ये 4 भाग और 27 अध्यायों के अंतर्गत इस शिक्षा नीति को बांटा गया है, विभक्त किया गया है। इस शिक्षा नीति में निम्नलिखित पदों का अत्यधिक जोर दिया गया है। किन पदों पर जोर दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए, जो इन्हें आधारभूत स्तंभ इसके कहे जाते हैं, तो यह नीति पहुंच एक्सेसिबल है, समानता सब में इक्वलिटी को लेकर के रहेगी, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी को लेकर के रहेगी, वहनीयता मतलब अफोर्डेबिलिटी रहेगी, और जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर इसके आधारभूत स्तंभों पर निर्मित करी गई है। इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नीति के आधार सिद्धांतों को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देखते हैं। प्रत्येक बच्चे की अद्वितीय विशेषताओं यूनिक जो कैपेबिलिटीज़ हैं इनकी पहचान करना और उनका विकास करने का प्रयास करना। जैसे अलग अलग खेलों को लेकर के, किसी की खेलों में रुचि है, किसी की मान लो कंटेंट क्रिएशन में अलग अलग जो रुचियां हैं, साइंस में रुचि है तो साइंस को लेकर के, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के, तो यहाँ पर विकास जो है उसकी जो यूनिक कैपेबिलिटीज़ हैं उसके आधार पर ही उसका सुनिश्चित करना। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी FLN कक्षा 3 तक के जो सभी बच्चों को यहाँ पर मेंशन करते हुए बुनियादी साक्षरता का संख्या ज्ञान को लेकर के, सीखने के तरीकों व कार्यक्रमों को चुनने में लचीलापन, ताकि आगे अपने जो जीवन है अपना उसका रास्ता सही ढंग से बच्चा चुन सके, तो उसको लेकर के यहाँ पर लचीलापन बनाने को लेकर के काम किया गया। स्पष्ट अलगाव ना हो, नो हार्ड सेपरेशन, कला व विज्ञान के बीच में, शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों के बीच में, व्यावसायिक वोकेशनल व शैक्षणिक एकेडमिक धाराओं के बीच में, बहुविषयता और समग्र शिक्षा को लेकर के काम किया गया। अवधारणा अधिगम पर जोर दिया गया, रचनात्मक व तार्किक चिंतन पर जोर को लेकर के, नैतिकता व मानवीय व संवैधानिक मूल्यों के विकास पर बल दिया गया, बहुभाषिकता मल्टीलिंगुअलिज्म पर जोर दिया गया तथा भाषा की शक्ति पावर ऑफ लैंग्वेज पर बल दिया गया, जीवन कौशलों पर बल दिया गया, अधिगम के लिए लगातार रचनात्मक मूल्यांकनों पर बल दिया गया, तकनीकी तथा यथासंभव प्रयोगों पर जोर दिया गया। और अगला बिंदु है कि पाठ्यक्रम व विविधता तथा स्थानीय मुद्दों का समावेश इसमें किया गया। ECCE से विद्यालयी शिक्षा से उच्च शिक्षा तक सभी जगह पर पाठ्यक्रम से तालमेल, शिक्षक व फैकल्टी को सीखने की प्रक्रिया का हृदय मानते हुए उनमें निरंतर व्यावसायिक विकास करना, लाइट बट टाइट रेगुलेटरी सिस्टम स्थापित करना, ताकि पारदर्शिता, सत्यनिष्ठता व संसाधन प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके, प्रगति की निरंतर समीक्षा, निरंतर जांच, और भारत की जड़ों व गौरव से बंधे रहने को लेकर के बात हुई। और इसके बाद में 19वां जो बिंदु है, 19वां जो सिद्धांत है यहाँ पर, वो है शिक्षा को एक सार्वजनिक सेवा बनाना। 20वां बिंदु है एक मजबूत व सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करना। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत रहे हैं। नीति के क्लियर विजन को लेकर के अपन बात करते हैं कि ये क्या उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए, किन उद्देश्यों को सुनिश्चित करने को लेकर के इसके ऊपर काम चालू रहेगा। भारतीय मूल्यों से लबरेज शिक्षा प्रणाली विकसित करना, जो इंडिया यानी भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में विकसित करे।
छात्र में मूल कर्तव्यों व संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी समझ, डीप सेंस विकसित करना, गहन नॉलेज वगैरह वो सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। छात्र को देश के साथ में जुड़ाव महसूस कराते हुए बाउंडिंग विथ वंस कंट्री, बदलती दुनिया में उसकी जिम्मेदारियों से अवगत कराना। छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि, कार्य में भी झलके, ताकि वह एक सच्चा वैश्विक नागरिक बनकर के उभरे। तो ये इसका विजन यहाँ पर हुआ। अब हम बात करते हैं भाग 1 यानी कि स्कूली शिक्षा को लेकर के। 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए 10+2 की जो अपने व्यवस्था कर रखी थी पहले, शिक्षा शास्त्रीय और जो पाठ्यचर्या थी, इसको पुनः व्यवस्थित करते हुए अब जो नई व्यवस्था लागू करी गई है वो 5+3+3+4 यहाँ पर नया जो सिस्टम, नई जो व्यवस्था लागू करी गई है, जिसमें आपको थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ लीजिए, बाकी आप अपना आगे डिटेल में समझेंगे। पहले आपको यहाँ पर ये समझना है कि 5 का यहाँ पर मतलब है कि शुरुआती जो 5 वर्ष रहेंगे बालक के 3 वर्ष से लेकर के, तो वो यहाँ पर शुरुआती 5 वर्ष रहेंगे बालक के फाउंडेशनल स्टेज रहेंगे, जिसमें पहली और दूसरी कक्षा बच्चे को पढ़ाया जाएगा और वर्ण ज्ञान, शब्द ज्ञान वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी। बच्चे को क्लास में बैठना कैसे है, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। जो फाउंडेशनल स्टेज है वो रहेगी 5 साल, तो शुरुआती 5 साल। फिर उसके बाद में जो 3 साल आई अगली, तो वहाँ पर रहेगा बच्चा तीसरी से लेकर के 5वीं तक पढ़ेगा। और फिर जो अगला जो 3 वर्ष का यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा, उसमें बच्चा 6ठी से 8वीं ये क्लासें पढ़ेगा। और फिर जो अगला यहाँ पर 4 वर्ष वाला ये जो सेगमेंट आएगा, इसमें यहाँ पर 9वीं से 12वीं तक का ये क्राइटेरिया अपने को फुलफ़िल करना है। तो ये आपको नई शिक्षा, जो नई व्यवस्था है, इसका ध्यान रखना है। 5+3+3+4 ये आपने समझा। इसके बाद में वर्तमान 10+2 व्यवस्था 3 से 6 वर्ष के बालकों को कवर नहीं करती है। नए ढांचे में ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है और यहाँ पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी यहाँ पर फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अध्याय 1 में अपन पढ़ते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा को लेकर के ECC यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को लेकर के बात रहेगी। तो बच्चे की मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। अतः ये प्रारंभिक के जो 6 वर्ष हैं, ये मानसिक विकास व शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसी वजह से ECC में मुख्यतः लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। NCERT द्वारा 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2 भागों में एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं शिक्षा शास्त्रीय फ्रेमवर्क फॉर ECCE यहाँ पर इसका विकास किया जाएगा। और आगे जो दूसरा यहाँ पर काम रहेगा, उसमें 0 से 3 वर्ष के लिए एक सब फ्रेम यहाँ पर रहेगा, 3 से 8 वर्ष के लिए एक सब फ्रेम, ये 2 फ्रेम यहाँ पर रहेंगे। इसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नवाचारों के साथ साथ भारत की सर्वोत्तम जो प्रथाएं हैं, इन पे आधारित शोध को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ECC के लिए आंगनबाड़ियों को सशक्त बनाया जाएगा। आंगनबाड़ियों के लिए यहाँ पर काम रहेगा, क्योंकि ये फाउंडेशनल स्टेज रहेगी। 5 वर्ष से पूर्व प्रत्येक बालक प्रारंभिक तैयारी कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा, जिसमें ECC योग्य शिक्षक हैं। मिड डे मील योजना प्रीपेरेटरी कक्षा तक विस्तारित की जाएगी। उच्च गुणवत्ता वाले ECC शिक्षक हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 10+2 की योग्यता वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों को ECC के 6 महीने का यहाँ पर प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा। कम शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को 1 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम करवाया जाएगा। ECC को आदिवासी क्षेत्र की आश्रमशालाओं में भी शुरू किया जाएगा, ताकि सभी बच्चों तक इसकी पहुंच हो सके। ECC पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र की कुछ जिम्मेदारी MHRD वर्तमान शिक्षा मंत्रालय की होएगी, परंतु पाठ्यक्रम नियोजन व क्रियान्वयन MHRD महिला व बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। तो ये पहला अध्याय आपने समझा कि जो फाउंडेशनल स्टेज है उसके ऊपर काम किया जाएगा। दूसरा जो अध्याय है, इसमें बात करी गई है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को लेकर के। FLN कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में देखते हैं। बालकों की पढ़ने लिखने की क्षमता का तथा संख्याओं के साथ में आधारभूत संक्रियाएं करना, आगे की स्कूली शिक्षा व जीवन भर सीखते रहने के लिए बुनियाद फाउंडेशन यहाँ पर होएगा रखता है। तो आता है मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एवं राष्ट्रीय जो अभियान ये बनेगा, जिसमें कक्षा 3 तक के प्रत्येक बालक का मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान को वर्ष 2025 तक आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया गया है। स्थानीय अध्यापक जो स्थानीय भाषा पर पकड़ रखते हों, उनको प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 से कम रखा जाए। जिन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक हैं, वहाँ छात्र शिक्षा अनुपात जो है वो 25:1 से कम हो। FLN के लिए शिक्षकों को सतत व्यावसायिक जो विकास है उनका CDP के साथ में प्रशिक्षित उनको किया जाए।
ईसीसी तक सार्वभौमिक पहुंच नहीं होने के कारण कक्षा 1 से 3 माह का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाए। दीक्षा पर एफएलएन हेतु संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध करवाया जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार करी जाएगी। तो ये अध्याय 2 में बात करी है। तीसरा अध्याय देखिए, ड्रॉप आउट जो बच्चे हो रहे हैं, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चे, उनकी संख्या को कम करने के लिए क्या काम किया जाएगा। तो वर्तमान में GER यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है कक्षा 6 से 8 में 90.9%, कक्षा 9-10 में 79.3% तथा कक्षा 11-12 में 56.5% है। तो 2030 तक 100% GER का लक्ष्य यहाँ पर करना है ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उनकी संख्या कम करने को लेकर के। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल जो है NIOS तथा स्टेट ओपन स्कूल SOS द्वारा ABC लेवल के पाठ्यक्रम जो कक्षा 3 से 3, 5, 8 के जो समकक्ष करवाए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा जो कार्यक्रम है उनको कक्षा 10-12 के समकक्ष होंगे। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, वयस्क साक्षरता व जीवन संवर्धन कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। SEDG पर विशेष बल इसमें दिया जाएगा। तो ये सारे काम यहाँ पर होने वाले हैं। अध्याय 3 में हमने देखा कि ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उनकी संख्या को कम करने को लेकर के, विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ाने को लेकर के काम रहेगा। चौथा अध्याय आता है यहाँ पर स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को लेकर के। 5+3+4 की जो नई डिजाइन है ये किस प्रकार से, इसको थोड़ा सा अब यहाँ पर अपन डिटेल में समझते हैं। पहला जो 5 वर्ष, जैसा कि मैंने बताया, ये फाउंडेशनल स्टेज रहेगी जिसमें 3 से 6 वर्ष के बालक रहेंगे। पहले तो प्री स्कूल आंगनबाड़ी में रहेंगे 3 साल के लिए। फिर आगे 6 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इस फाउंडेशन स्टेज में ही कक्षा 1 व 2 यहाँ पर 2 साल के लिए ये पढ़ेंगे। ये अपना क्राइटेरिया हो गया 5 साल वाला। फिर उसके बाद में प्रीपेरेटरी जो कार्यक्रम आएगा, प्रीपेरेटरी, तो इसमें 3 साल का ये काम रहेगा जिसमें 8 से 11 वर्ष के जो बच्चे आएंगे, जिसमें कक्षा 3 से 5 यहाँ पर पढ़ाई जाएगी, वो यहाँ पर रहेंगी। उसके बाद में मिडिल यहाँ पर स्टेज आएगी जिसमें 3 वर्ष के लिए यहाँ पर 11 से 14 वर्ष के बच्चे कक्षा 6 से 8 यहाँ पर पढ़ेंगे 3 साल के लिए। इसके बाद में सेकेंडरी जो स्टेज आएगी यहाँ पर चौथा 4 वर्ष वाला, तो यहाँ पर 14 से 18 वर्ष के बच्चे कक्षा 9 से 12वीं 4 साल के बीच में पढ़ेंगे। 2 फेज 9 से 10 व 11 से 12 फेज में ये भी जो 4 वर्षीय वाला सेकेंडरी काम है तो वो भी 2-2 साल के फेज में रहेगा। तो इस तरह से ये नई डिज़ाइन यहाँ पर आपको ज़रूर से याद कर लेनी है। इसके बाद में पाठ्यक्रम में किन बातों का ध्यान विशेष तौर पर रखा जाएगा उनके बारे में हम बात करते हैं। तो अनिवार्य अधिगम आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने को लेकर के काम रहेगा। प्रायोगिक अधिगम को अपनाया जाएगा। आकलन के उपकरणों अधिगम का के लिए व के रूप में आकलन असेसमेंट ऑफ फॉर, ये सारी चीज़ें ये शामिल होंगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं कि अधिगमकर्ता का सर्वांगीण विकास के तौर पर बात रहेगी। विषयों के चुनाव में लचीलापन रहेगा, विशेष रूप से सेकेंडरी लेवल पर कला, मानविकी व विज्ञान अथवा व्यावसायिक तथा अकादमिक धारा में अलगाव नहीं होगा, मतलब सेपरेशन नहीं होगा, बल्कि छात्र के विषय विकल्पों के चयन में लचीलापन रखा जाएगा। किसी एक विषय को पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर थोपा नहीं जाएगा। ये बात रही। इसके बाद में अगला बिंदु आता है बहुभाषावाद व भाषा शक्ति पे यहाँ पर जोर दिया जाएगा। कम से कम ग्रेड 5 तक और संभव हो तो ग्रेड 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा स्थानीय भाषा ही करा जाएगा। और विभिन्न शोधों के अनुसार बच्चे 2 से 8 वर्ष की आयु में भाषा जल्दी सीखते हैं, अतः फाउंडेशनल स्टेज से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में एक्सपोजर दिया जाएगा। आगे देखिए त्रिभाषा फॉर्मूला जो 3 लैंग्वेजेस वाला था, हिंदी, इंग्लिश और मातृभाषा को लेकर के, तो वो जारी रखा जाएगा, परंतु 3 भाषाओं के विकल्प राज्य, क्षेत्र या छात्र स्वयं को होंगे, जिनमें से कम 2 भाषाएं जो हैं वो भारतीय होनी जरूरी होगी। प्रत्येक विद्यार्थी द लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में भाग लेना उसके लिए ज़रूरी होगा। उसके बाद में अगला बिंदु आता है पाठ्यक्रम में अनिवार्य जो विषय हैं, कौशल व दक्षताओं का जो एकीकरण है वो डाला जाएगा। अनिवार्य विषय कौन से आएंगे? भाषा में दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, साक्ष्य आधारित सोच, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, खेल, डिजिटल साक्षरता, समूह कार्य, समस्या समाधान व तार्किक रीजनिंग, संवैधानिक मूल्यों व मौलिक कर्तव्य का ज्ञान, भारत का ज्ञान, पर्यावरणीय चेतना, स्वच्छता, समसामयिक मुद्दे आदि जो हैं अनिवार्य कौशल के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में समसामयिक जो विषय हैं इनके अंतर्गत भी बात रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, सर्वांगीण स्वास्थ्य, ऑर्गेनिक लिविंग, पर्यावरण शिक्षा, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का अध्ययन करवाया जाएगा। कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थी 10 दिन के बस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे, जिसमें वे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ में प्रशिक्षु के रूप में काम करेंगे। तो उनका यहाँ पर जो है एक रोजगार वाली संख्या की कुछ ना कुछ वो रोजगार करें, तो वो एक उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मिडिल स्तर पर कोडिंग संबंधित गतिविधियां शुरू की जाएगी, तो अलग अलग जगह पर, ताकि बच्चे को बाद में जब स्कूली शिक्षा उनकी पूरी हो जाए तो तब तक वह अपना एक फील्ड चुन सके कि मुझे आगे की लाइफ में क्या करना है। तो वो डिसीजन अलग अलग काम जब वो करेगा इस स्कूली शिक्षा के दौरान, अलग अलग फील्ड में जा के देखेगा कि मुझे अगर बढ़ई का काम अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी, अगर मैं माली का काम करता हूँ तो मुझे क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी, कलाकार बनता हूँ तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो वो सारी वो एक्सप्लोर कर पाएगा विद्यालय शिक्षा के लेवल पर ही, और फिर एक डिसीजन ले पाएगा कि मुझे आगे जीवन में क्या करना है। तो उसको लेकर के यहाँ पर नए जो नियम हैं वो लागू होंगे। यहाँ पर आगे देखिए मिडिल स्तर पर जो कोडिंग है, कोडिंग भी बच्चों को सिखाई जाएगी। और आगे देखिए स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो थी, तो वो यहाँ पर 2022-21 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसकी 5-10 वर्ष में समीक्षा की जाएगी। आकलन में परिवर्तन आएंगे। योगात्मक आकलन की बजाय रचनात्मक आकलन को बढ़ावा यहाँ पर देना चाहिए होगा। और इसके बाद में अगला बिंदु आपको देखिए प्रगति कार्ड को लेकर के अपन बात करते हैं। प्रगति कार्ड क्या है वो देखिए। यह प्रगति कार्ड एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा, जिसमें व्यवहार के तीनों पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का यहाँ पर मूल्यांकन होगा। इसका बारीकी से विश्लेषण करके विवरण करके विद्यार्थियों की विशिष्टता जो है इनका समाविष्ट किया जाएगा। इसमें स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य, खोज आधारित अध्ययन में प्रदर्शन, क्विज, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि को भी शामिल किया जाएगा। तो प्रगति कार्ड के बारे में जानकारी आपको रखनी है। परीक्षा किस प्रकार से होगी, परीक्षा के बारे में बात करते हैं। बोर्ड परीक्षाओं को समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए फिर से डिजाइन किया जाएगा। छात्र अपने व्यक्तिगत हितों के आधार पर विषयों में से कई विषय चुन सकते हैं जिनमें वे बोर्ड परीक्षा देंगे। बोर्ड परीक्षाओं को भी आसान बनाया जाएगा। इस मायने में भी वे कोचिंग और रटने की बजाय मुख्य परीक्षा से क्षमताएं, योग्यताओं का ही आकलन उनमें करेंगे। तो उसको थोड़ा सा और लचीलापन उसमें लाया जाएगा, ताकि बच्चा पहली बात तो कोचिंगों में ना भटके और रटने की जो प्रवृत्ति है उसको छोड़े और चीज़ों को समझ करके अपने व्यवहार में लाने को लेकर के काम करे, समताएं और अपनी योग्यताओं को बढ़ाने को लेकर के काम करे। तो वो सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बात रहेगी। बोर्ड परीक्षाओं के उच्चतर जोखिम पहलू को समाप्त करने के लिए सभी जो छात्र हैं इनको किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। एक मुख्य परीक्षा और यदि वांछित रह जाता है तो एक सुधार के लिए भी दी जाएगी। तो ये 2 ऑप्शन रहेंगे उनके पास में। कुछ विषयों में बोर्ड परीक्षा को 2 भागों में तैयार किया जा सकता है। एक भाग में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और दूसरे में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। तो एक MCQ वाली एग्जाम हो जाएगी उनकी, और एक यहाँ पर लिखित एग्जाम हो जाएगी, जैसे RAS वाली एग्जाम को लेकर के आप उदाहरण मान सकते हैं। वैसी यहाँ पर हो गई है। उपयुक्त सभी के इस संबंध में NCERT द्वारा सभी प्रमुख हितधारकों जैसे SCERT, बोर्ड ऑफ असेसमेंट BOA, प्रस्तावित नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र NACSE आदि और शिक्षकों के साथ में परामर्श के जरिए दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे, ताकि 2022-23 शैक्षणिक सत्र तक NCF 2020-21 की समनुरूप आकलन प्रणाली को पूरी तरह से बदला जा सके। तो ये सारे नियम यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद में स्कूली शिक्षा में क्या क्या बदलाव आएंगे वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से सभी विद्यार्थियों का एक उपयुक्त प्राधिकृत द्वारा संचालित ग्रेड 3, 5, 8 में स्कूल की परीक्षा इनको देनी होगी। इस परीक्षा के परिणाम का उपयोग केवल स्कूल शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए तथा स्कूली प्रणाली की सतत निगरानी व सुधार के लिए किया जाएगा। परख को लेकर के बात रहेगी, तो परख में देखिए समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा व विश्लेषण। MHRD के तहत यहाँ पर एक मानक आकलन निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख स्थापित किए जाने का प्रस्ताव भी है, जो कि भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल, बोर्ड आदि के लिए मानदंड, मानक, दिशा निर्देश बनाने जैसे कुछ मुख्य जो मूल उद्देश्य हैं इनको पूरा करेगा। साथ ही यह स्टेट अचीवमेंट जो सर्वे यहाँ पर होता है SAS, इसका मार्गदर्शन और नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है NAS, इसका भी संचालन करेगा। तो ये सारे संचालन इसके द्वारा करे जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा उच्चतर गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा CAT तथा विशेषीकृत सामान्य विषय परीक्षा विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला आदि विषयों के लिए वर्ष में 2 बार परीक्षा लगेगी। विशेष योग्यता व प्रतिभाशाली जो बालक हैं इनके लिए सहायता कार्यक्रम भी चालू होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको चौथे अध्याय में यहाँ पर ध्यान रखने। इसके बाद में अगला यहाँ पर 5वां अध्याय आता है, जो कि शिक्षकों के लिए यहाँ पर है। शिक्षकों के लिए क्या क्या काम रहेंगे, जिसमें देखिए उत्कृष्ट विद्यार्थियों की शिक्षण को पेशे में भर्ती हेतु 4 वर्षीय एकीकृत BEd कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, जो कि ITEP प्रोग्राम आपने सुना होगा। इसके बाद में जो है स्कूल या फिर स्कूल कॉम्प्लेक्स द्वारा स्थानीय विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षक के रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करना।
शिक्षकों को विभिन्न माध्यम से सतत व्यावसायिक विकास CPD कार्यक्रम में भाग लेना होगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष स्वेच्छा से न्यूनतम 50 घंटे भाग लेना अपेक्षित होगा ताकि उनको प्रशिक्षण दिया जा सके। शिक्षकों के करियर मैनेजमेंट प्रोग्रेस CMP हेतु उनकी पदोन्नति व वेतन वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वो सारा काम ढंग से कर सकें। उसके बाद में NCTE के सामान्य मानक जो परिषद हैं GEC के तहत पुनर्गठित राष्ट्रीय मानक सेटिंग बोर्ड PSSB द्वारा व्यावसायिक मानकों का एक मार्गदर्शक सेट 2022 में जारी किया जाएगा, जिसकी 2030 में समीक्षा की जाएगी। शिक्षक शिक्षा को 2030 तक बहुविषयक कॉलेज व विश्वविद्यालय में सम्मिलित किया जाएगा। 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री और एकीकृत B.Ed डिग्री प्रदान करने वाली संस्था से ही 2 वर्षीय B.Ed कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से सभी जो B.Ed डिग्री हैं वो केवल 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed जो वाली संस्था है वही प्रदान करेगी। NCTE द्वारा NCERT के परामर्श से एक नवीन अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ये तैयार करी जाएगी। तो 5वें अध्याय में ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी। इसके बाद में 6ठा अध्याय आता है समतामूलक और समावेशी शिक्षा को लेकर की। भारतीय शिक्षा प्रणाली में हालांकि सभी स्तरों पर सामाजिक और अलैंगिक जो अंतराल हैं इसको कम करने का प्रयास किया गया है, किंतु असमानता आज भी देखी जा सकती है। UDI-SE 2016-17 के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो नामांकन है उनमें यहाँ पर अलग अलग डिफ्रेंशिएशन अपने को देखने को मिला है यहाँ पर, और गिरावट भी अपने को देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप समझिए कि दुर्बल वर्गों में प्रतिशत नामांकन में जो गिरावट हुई है शिक्षा में असमानता को दर्शाती है। उच्चतर शिक्षा में यह प्रतिशत और कम हो जाता है। कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में SEDG सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स का काफ़ी बड़ा अनुपात है तथा NEP ने यह सिफारिश की गई है NEP में कि शैक्षिक रूप से वंचित जो SEDG की जो सभी आबादी वाले कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पर विशेष शिक्षा क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए ताकि केंद्र व राज्य सरकार इन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रयास कर सके। केंद्र सरकार द्वारा सभी लड़कियों व ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु जेंडर समावेशी निधि का गठन भी किया जाएगा। तो केंद्र सरकार द्वारा सभी लड़कियों व ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु जेंडर समावेशी निधि का गठन किया जाएगा। ये बात रही। इसके बाद में अगला 7वां अध्याय आता है स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन व प्रभावी गवर्नेंस को लेकर के। यहाँ पर बात करते हैं UDI-SE 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 28% प्राथमिक, 14.8% उच्च प्राथमिक स्कूलों में 30 से भी कम छात्र पढ़ते हैं। अतः इनमें भौतिक व मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। इसके लिए सभी राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक स्कूलों का समूहन बनाने या फिर उनकी संख्या को समुचित रूप देने के लिए नवीन प्रक्रिया अपना करके समाधान करना होगा। इस प्रकार से 5 से 10 किलोमीटर में एक समूहन संरचना इसकी स्थापना रहेगी, जिसका सुझाव सर्वप्रथम कोठारी आयोग शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से 5 से 10 किलोमीटर के बीच में समूहन संरचना एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इन स्कूलों में SMC की मदद से SDP विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी। फिर इन SDP के आधार पर SEDP स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। SCERT व DSE द्वारा कम समय पर SDP व SCDP के मानक विकसित किए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको कर सकता है, तो थोड़ा सा आप एक बार इसको और रिवाइज कर लेना, इस क्लास को एक बार और देख लेना, क्योंकि टॉपिक्स आपके बहुत कम समय में अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाने वाले हैं। इसके बाद में देखिए प्रत्येक राज्य व जिले को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह बाल भवन स्थापित करे जिसमें हर उम्र के बच्चे सप्ताह में एक या अधिक बार जा सकें और कला, खेल और करियर संबंधित गतिविधियों में भागीदारी ले सकें। तो ये 7वां अध्याय हो गया है। इसके बाद में 8वां अध्याय देखिए स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन को लेकर के बात करते हैं। यहाँ पर देखिए स्कूल शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा का सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय है जो कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को निरंतर सुधार के लिए समग्र निगरानी और नीति निर्धारक के लिए जिम्मेदार रहेगा। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के सेवा प्रावधान व शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निदेशालय की रहेगी। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व स्कूल स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSSA की स्थापना की जाएगी जो कि न्यूनतम व्यावसायिक व गुणवत्ता मानक का निर्धारण करेंगे। राज्य में अकादमिक मानकों व पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामले SCERT के नेतृत्व में रहेंगे।
राज्य को अपने स्वयं के जनगणना आधारित राज्य आकलन सर्वे SAS का संचालन करना चाहिए। SCERT के जो सभी हितधारक हैं इनके साथ में व्यापक परामर्श के बाद में स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क यहाँ पर विकसित किया जाएगा। CRC, BRC तथा डाइट को नया जीवन प्रदान करने के लिए SCERT परिवर्तन का प्रबंधन प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा तथा आगामी 3 वर्षों में उपरोक्त तीनों संस्थाओं की क्षमताओं व कार्य संस्कृति में परिवर्तन भी किया जाएगा। इसके बाद में आगे देखिए, स्कूल शिक्षा में NEP 2020 का क्रियान्वयन किस प्रकार से रहेगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा में NEP 2020 का क्रियान्वयन किस प्रकार से रहेगा उसको समझते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक टाइम लाइन में क्रियान्वित करने के संबंध में दिशा निर्देश सार्थक यहाँ पर सार्थक की फुल फॉर्म आप यहाँ पर समझिए कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ये आपको समझना है। सार्थक जारी की है जिसके संदर्भ में राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। पहला बिंदु आपको ध्यान रखना है, SCF स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क का विकास रहेगा। NEP 2020 के तहत स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए SCERTS द्वारा 2022-24 तक SCF का विकास करना होगा। ये सारे विकास रहेंगे और RSCERT द्वारा उदयपुर द्वारा 4 SCF, SCFE, CCE, SCFSE, SCFTE तथा SCFAC इनके विकास हेतु राज्य की 7 डाइट्स अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, राजसमंद, टोंक और कोटा की जो डाइट्स हैं इनको DLC के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके लिए 400 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है जो कि 25 पोजीशन पेपर्स का कार्य करेंगे। नोट डालकर के यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि इन 4 प्रकार के SCF हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 3 स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें पहली है SCFE CCE तथा SCFSE के लिए संयुक्त कमेटी पहली, तो दूसरी है SCFTE, तीसरी है SCFAE। तो ये 3 कमेटियां भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में दूसरा बिंदु देखिए, ECCE के लिए क्षमता संवर्धन हेतु राज्य के 33 जिलों में 38,000 ECCE मेंटर्स को यूनिसेफ की सहायता से दीक्षा ऐप पर ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो जिलों की संख्या आपको अपडेट कर लेनी है। 41 जिलों को लेकर के जो बात हो रही थी तो उसको थोड़ा सा आपको अपडेटेशन पर ध्यान देना है। इसके बाद में अगला बिंदु यहाँ पर अपना आता है, स्टार्स प्रोजेक्ट्स के तहत 38,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रशिक्षण दीक्षा ऐप पर किया जा रहा है। 6 जनवरी 2023 से महात्मा गांधी विद्यालयों में प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए बाल वाटिका की शुरुआत करी गई है। तो ये डेट्स को लेकर के भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 6 जनवरी 2023 से महात्मा गांधी विद्यालयों में प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए बाल वाटिका की शुरुआत करी गई। राजस्थान में वर्तमान में लगभग 62,022 आंगनबाड़ी संचालित हैं, जिनमें से 40,220 आंगनबाड़ियों को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ा जा चुका है ताकि उनमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रदान की जा सके तथा बच्चों को स्कूली शिक्षा से पहले तैयार किया जा सके। स्कूली शिक्षा से पहले बच्चों को तैयार करने हेतु RSCERT द्वारा स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम तैयार किया गया है। ये सारी बात यहाँ पर हो गई है। अब सवाल आता है कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है, तो इसको समझते हैं। विद्यालय प्रवेश को लेकर के स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम को अपन समझते हैं। विद्यालय प्रवेश कक्षा 1 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 माह अथवा 12 सप्ताह का खेल व गतिविधि आधारित तैयारी कार्यक्रम जो कि NEP 2020 के अंतर्गत निपुण भारत की सिफारिशों के अनुसार विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए अक्षर, रंग, आकार तथा संख्या सीखने के लिए रोचक गतिविधियां बनाई गई है जिससे कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाई जा सके। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को लेकर के अपन बात करते हैं तो यहाँ पर इनका उद्देश्य आता है कि नव प्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय वातावरण से जुड़ाव रखना, प्री स्कूल के स्तर पर बच्चों के व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना, FLN के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु माध्यम तैयार करना, पारिवारिक शिक्षा व औपचारिक शिक्षा में समन्वय स्थापित करना, CWSN बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करना, नामांकन में वृद्धि करना और ड्रॉप आउट को न्यूनतम करना। कार्यक्रम का जो शिक्षा शास्त्र है इसको समझते हैं तो यहाँ पर देखिए, स्कूल की तैयारी के कार्यक्रम के शिक्षा शास्त्र में 3 आयामों को परिभाषित किया गया है। पहला, बच्चे तैयार हों, दूसरा, विद्यालय तैयार हों, तीसरा, परिवार तैयार हों। तो कार्यक्रम का शिक्षा शास्त्र आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। इसके बाद में तैयार बच्चों की विशेषताओं को लेकर के बात करते हैं तो सीखने के लिए उत्सुक बच्चे, वार्तालाप हेतु अच्छा संचार कौशल युक्त हो,
गणितीय समझ, पुस्तकों के प्रति रुचि, भाषा के लिखित रूप से परिचित होना, आसपास के वातावरण में बुनियादी अवधारणाओं का विकास, जैसे विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर मिलाना, वर्गीकृत करना, व्यवस्थित करना। और पांचवा बिंदु है मौखिक और लिखित भाषा में सामंजस्य तैयार करना। तो ये बिंदु आपको तैयार बच्चों की विशेषताओं को लेकर के ध्यान रखना है। तैयार विद्यालय की विशेषता क्या रहेंगी? तो यहाँ पर देखिए, बच्चे सुरक्षित महसूस करें, बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करने का अवसर मिले, जो संपूर्ण सामग्री वगैरह है तो वो सारी चीज़ें हों। शिक्षक बच्चों के व्यक्तिगत मतभेदों के प्रति संवेदनशील हों। विद्यालय बच्चों द्वारा सीखी गई विभिन्न गतिविधियों से परिचित होने चाहिए। और इसके बाद में विद्यालय के बच्चों के लिए खेल और गतिविधि आधारित सीखने के जो वातावरण है, सीखने का वातावरण, वो भी तैयार किया गया हो। तैयार परिवारों को लेकर के बात आती है। बच्चों के प्रति माता पिता के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी जागरूक होने चाहिए। ये सारी बात आपको यहाँ तक ध्यान रखनी है। और अब सवाल आता है कि रेडीनेस का मीनिंग क्या है, रेडीनेस का अर्थ क्या है, इसको समझते हैं। आर का मतलब है रिसेप्टिव लैंग्वेज। आर का मतलब क्या है? रिसेप्टिव लैंग्वेज, भाषा समझने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया। ई की फुल फॉर्म है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, भाषा और अभिव्यक्ति का विकास। ए का मतलब है अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन यानी कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास करना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास। डी का मतलब है डेली रूटीन, शांत व अनुशासित रहने में सहायक होएगा। आई का मतलब है इंटरेक्शंस, पारस्परिक जो संवाद है उसके बारे में बात है। एन का मतलब है नेचर्स कॉल, प्राकृतिक शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण। ई का मतलब है ईटिंग स्किल, खुद से खाने के कौशल का विकास, खुद से खाने का कौशल का विकास। और एस से मतलब है सोशल स्किल, सामाजिक कुशलता। एस का मतलब है स्किल, एकेडमिक जो स्किल्स है उनके बारे में बात हो रही है। प्रारंभिक साक्षरता, संख्या ज्ञान, पर्यावरण के लिए जागरूकता को लेकर के यहाँ पर रेडीनेस की फुल फॉर्म हमने समझी। इसके बाद में कार्यक्रम की समयावधि को लेकर के हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कार्यक्रम की समयावधि में 3 माह या 12 सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह में 5 दिवस, प्रतिदिन 4 घंटे, शनिवार पुनरावर्ती दिवस। ये कार्यक्रम की समयावधि रही रेडीनेस की। रेडीनेस कार्यपुस्तिका निपुण भारत के 3 विकासात्मक लक्ष्यों HWEC और IL के अनुसार रेडीनेस कार्यपुस्तिका तैयार करी गई है, जिसमें देखिए हेल्थ एंड वेल बीइंग जो है, ये HW जो है वो हेल्थ एंड बीइंग में स्वास्थ्य और अच्छाई को लेकर के रहेगा। कलर इसका क्या रहेगा? आसमानी कलर रहेगा। और दूसरा जो यहाँ पर बात आएगी वो रहेगी इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स की, प्रभावी संप्रेषक यहाँ पर स्थापित करने को लेकर के गुलाबी कलर आपको ध्यान रखना है। और इसको लेकर के आगे यहाँ पर हरा कलर की बात आ रही है। हरा कलर क्या रहेगा? इन्वॉल्वड लर्नर यानी कि संबद्ध अधिगमकर्ता को लेकर के बात रहेगी, हरा कलर ये ध्यान रखना है। तो तीनों को लेकर के हमने यहाँ पर बात कर ली है। आकलन को लेकर के अब हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आकलन को आप इस प्रकार से समझिए। रेडीनेस कार्यपुस्तिका में माहवार, महीनेवार आकलन पत्र संकलन किए गए हैं, जिनमें ABC ग्रेड नियमित रूप से दर्ज की जाती है। नोट डाल करके यहाँ पर बताया है कि स्कूल रेडीनेस कार्य करने के दौरान विद्यार्थियों का सतत आकलन करता जाता रहेगा और उससे यह अपेक्षा रहेगी कि वो कक्षा 1 के लिए दक्षताएं प्राप्त कर सकें, तथा यहाँ पर आवश्यक रहेगा कि शिक्षक सभी विद्यार्थियों के स्कूल रेडीनेस आकलन को बेस लाइन असेसमेंट के रूप में उपयोग में ले और यहाँ पर काम करें। तो ये सारे बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS के तहत 3 से 4 वर्ष के लिए किलकारी, 4 से 5 वर्ष के लिए उमंग, 5 से 6 वर्ष के लिए तरंग नामक वर्क बुक्स यहाँ पर बनाई गई है। 360 डिग्री प्रगति कार्ड, जिसे समग्र प्रगति प्रतिवेदन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के नाम से राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें 3 योगात्मक परीक्षाओं के लिए ABC ग्रेड यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में RSCERT की भूमिका, लीडरशिप को लेकर यहाँ पर बात रहेगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राज्य में शिक्षा से संबंधित मानकों तथा पाठ्यक्रम सहित एकेडमिक मामलों का नेतृत्व SCERT द्वारा किया जाएगा। स्क्वाफ क्या रहेगा? SQAAF। तो SCERT सभी हितधारकों के साथ में व्यापक परामर्श के बाद में स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन के प्रत्यायन फ्रेमवर्क तैयार करेगी और इन फ्रेमवर्कों में यहाँ पर बात रहेगी इनके विकास को लेकर के। तो ये फुल फॉर्म आप समझिए कि स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क को लेकर के आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, CRC, BRC तथा डाइट को एक नया जीवन प्रदान करने के लिए SCERT परिवर्तन का प्रबंधन प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी, इसका नेतृत्व करेगा तथा आगामी 3 वर्षों में उपरोक्त तीनों जो संस्थाएं हैं इनकी क्षमताओं, कार्य संस्कृति में परिवर्तन रहेगा, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अगला बिंदु आता है NEP 2020। NEP 2020 को
राज्य में क्रियान्वित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार अनुच्छेद यहाँ पर 3 विभाग के अनुसार समूहवार नियमित निम्नलिखित क्रियान्वयन समितियों का गठन किया गया है। समूह 1 में यहाँ पर क्या रहा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर यहाँ पर बात रहेगी, अर्ली चाइल्डहुड केयर ईसीसी में यहाँ पर, और एफएलएन में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी यहाँ पर एफएलएन कार्यक्रम में 10 सदस्यीय एक समूह का अध्यक्ष राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर और सदस्य सचिव उपाध्युक्त द्वितीय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को बनाया गया है। फाउंडेशनल स्टेज में आपको कुछ बातें महत्वपूर्ण यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि पहली बात तो 10 सदस्यीय समूह है। दूसरी बात, इसका जो अध्यक्ष है वो राज्य परियोजना निदेशक को और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को तथा सदस्य सचिव उपायुक्त द्वितीय को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, इनका आपको ध्यान रखना है। समूह जो दूसरा है इसमें बात आती है यहाँ पर ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उनको लेकर के 15 सदस्यीय जो समूह है इसका अध्यक्ष बनाया है राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर और सदस्य सचिव उपायुक्त सिस्टम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, इनको बनाया गया है। समूह 3 की बात करते हैं तो करिकुलम जो पेडागोजी है इसको लेकर के बात रहेगी, वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के बात रहेगी। तो इसमें 11 सदस्यीय यहाँ पर टीम रहेगी। ये टीम रहेगी, जिसमें अध्यक्ष को लेकर के बात करते तो निदेशक RSCRT उदयपुर तथा सदस्य सचिव उपायुक्त पंचम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को इनको बनाया गया है। समूह 4 रहेगा टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन, 9 यहाँ पर सदस्यीय टीम रहेगी, 9 सदस्य इसमें रहेंगे। इसके जो अध्यक्ष हैं वो RSCRT उदयपुर और सदस्य सचिव उपायुक्त द्वितीय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को बनाया गया है। इसके बाद में 5वां जो समूह है, 5वें समूह जो कि ऑनलाइन शिक्षा को संभालेगा, डिजिटल एजुकेशन को दीक्षा कार्यक्रम को संभालेगा, उसमें यहाँ पर बात रहेगी, ये 8 सदस्यीय टीम रहेगी, 8 सदस्य इसमें रहेंगे और इसके जो अध्यक्ष रहेंगे निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर तथा सदस्य सचिव उपायुक्त तृतीय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को बनाया गया। समूह जो 6 है वो फाइनेंस, अडल्ट एजुकेशन और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के रहेगा। इसमें 11 सदस्यीय ये समूह है जिसका अध्यक्ष राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर तथा सदस्य सचिव उपायुक्त तृतीय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को बनाया गया है। नोट डाल करके एक बात यहाँ पर मेंशन करी गई है कि समितियों की बैठक आवश्यक रूप से माह में एक बार आयोजित की जाएगी। उपरोक्त सभी जो समस्त समितियां हैं इनमें यूनिसेफ और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको जानकारी में रखनी है। इसके बाद NEP 2020 उच्च शिक्षा हेतु क्या क्या सिफारिशें करी गई हैं इसको लेकर के आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला बिंदु देखिए, समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा व्यवस्था की स्थापना, जिसके लिए NEP 2020 में वर्तमान में चल रहे उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में बदलने और नए जो बहुविषयक विषय हैं उनको उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना पर जोर देना ताकि उच्च शिक्षा के विखंडन को समाप्त किया जा सके। इसके लिए 2030 तक देश के प्रत्येक जिले या उसके आसपास कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना करी जा सके। इसका उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3% से बढ़ा करके 2035 तक 50% करना है। इसके अंतर्गत वर्तमान में संचालित उच्च शिक्षा संस्थान जैसे समस्त विश्वविद्यालय, संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय, एकात्मक विश्वविद्यालय आदि सभी को केवल विश्वविद्यालय के नाम से ही प्रस्तापित किया जाएगा। इसके बाद में दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण आता है यहाँ पर NEP 2020 में बहुविषयक स्नातक शिक्षा की अनुशंसा की गई। स्नातक की उपाधि 3 से 4 वर्ष की अवधि में होगी। ये डिग्री जिसमें 1 वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा, 3 वर्ष पूर्ण करने पर स्नातक डिग्री यहाँ पर और 4 वर्ष यहाँ पर शोध सहित कार्य पूरे करने पर शोध सहित स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों का स्नातकोत्तर कार्यक्रम 1 वर्ष का रहेगा। PhD के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या फिर 4 वर्ष के शोध के साथ में प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य रहेगी और MPhil कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला बिंदु यहाँ पर आता है जिसमें सिफारिश करी गई कि उच्च शिक्षा हेतु अकादमिक क्रेडिट बैंक ABC जो ID है उसकी स्थापना की बात की गई है। यह बैंक अलग अलग मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा। आपकी जो भी सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी से डिग्री वगैरह सारी कुछ सभी कुछ को एक जगह पर मर्ज कर लेगा ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थान डिग्री आपको दे सके। चौथा बिंदु, समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए IIT IIM की तर्ज पर मेरु बहुविषयक शिक्षा और शोध संस्थान यहाँ पर रहेगा तो नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना इनके आधार पर करी जाएगी। तो इसके अलावा यहाँ पर 5वां बिंदु आता है, उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा तथा
विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की अनुमति भी दी जाएगी। यहाँ वाले विश्वविद्यालय बाहर खोले जाएंगे और बाहर वालों को यहाँ पर भी लाया जाने को लेकर के काम रहेगा। शोध कार्यों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा के नियामक हेतु एक संस्था भारतीय उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा के विशिष्ट कार्यों, विनियमन, रेगुलेशन, प्रत्ययन, अक्रेडिटेशन, वित्त पोषण, फंडिंग एवं जो शैक्षिक मानक हैं, जो एकेडमिक स्टैंडर्ड हैं, इनकी सेटिंग आदि को करने हेतु HECI के अंतर्गत 4 स्वतंत्र संस्थाओं की स्थापना करी जाएगी। 7वां बिंदु ये हो गया। इसमें 4 संस्थाएं कौन कौन सी हैं उनको समझिए। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनियामक परिषद NHERC, इसकी फुल फॉर्म देखिए, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटिंग काउंसिल, विनियमन हेतु। दूसरा है राष्ट्रीय प्रत्ययन परिषद NAC, नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल, प्रत्यायन हेतु। तीसरा है उच्च शिक्षा अनुदान परिषद HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, वित्त पोषण हेतु। सामान्य शिक्षा परिषद GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, मानक निर्धारण करने हेतु। NEP 2020 में संकाय और संस्थागत स्वायत्त को बढ़ाने को लेकर के जोर दिया गया है। इसके लिए 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से महाविद्यालयों की संबद्धता समाप्त करके स्वायत्तता प्रदान करी जाएगी। NEP 2020 में क्या कहा गया है कि संकाय और जो संस्थागत स्वायत्तता है इसकी ओर बढ़ने पर जोर दिया गया है। इसके लिए 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से महाविद्यालयों की संबद्धता है, इसको एफिलिएशन जो है उसको समाप्त करके खुद को यहाँ पर संबद्ध स्वायत्तता जो है वो प्रदान करी जाएगी। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के क्या सारी बातें इसमें रही। तो विविध शिक्षा द्विभाषा शिक्षा के रूप में पेश की जाए, जिसमें एक भाषा अंग्रेजी व दूसरी भाषा राज्य की भाषा होवे। और स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली को एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को आयुर्वेद और योग, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथ आदि की बुनियादी समझ भी होनी चाहिए। तकनीकी शिक्षा में डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम दोनों शामिल होने चाहिए। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको NEP 2020 के लिए ज़रूर से ध्यान में रखने हैं। आई होप आपने ठीक प्रकार से सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लिया है, समझ लिया है और आपके अधिकतर बिंदु याद भी हो गए हैं। इनको लेकर के आपके कोई भी डाउट, कोई भी समस्या रहती है तो कमेंट करके बताएं। और हमने कोशिश करी है कम से कम समय में अच्छी प्रकार से समझाते हुए आपके NEP 2020 के सभी डाउट्स को दूर करने की। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में अगले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।